सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों के बाद। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और मंजरी जी को नेहा शर्मा का नमस्कार। नेहा तुमको भी और सुनने वाले सभी साथी भाइयों को और हमारी जो सखियां हैं उन सभी को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और भाई थोड़ा गरम गरम नमस्कार भेजें, क्योंकि जब उस तरफ की बात करते हैं ना तो इतनी ज्यादा ठंडक पड़ रही है, तो लगता है यहाँ से तो कम से कम गुनगुनाता हुआ नमस्कार जाए, क्योंकि हमेशा हम ठंडा ठंडा कूल कूल भेज देते हैं। तो इस मौसम में सब जान ही जाते हैं कि कितनी ठंडक हो रही है। और जो हम लोगों की आवाज के बारे में एक ने लिखा है, तो वो भी आज उनको थोड़ा सा तो चेंज लगेगा ही लगेगा, है ना। तो क्या लिखा है बता सकती हो नेहा तुम? हमारी आवाज के बारे में हमारे एक साथी ने लिखा है कि मंजरी जी, आपकी आवाज मुझे मेरे स्कूल की उत्तम शिक्षिका के भांति महसूस होकर दिल को छू लेती है, और नेहा जी की आवाज मेरे थके मन को प्रफुल्लित करके दिल छू लेती है। बस इतना ही लिखने का उनके पास समय था और तो आज इतना उनको ही लिख दिया है। और नेहा आज उनको थोड़ी सी आवाज हमारी बिल्कुल अलग लगेगी, है ना। कि लगता है इनको सर्दी हुई है ना। आज उनको दूसरी शिक्षिका की जैसे आवाज लगेगी, क्योंकि सबकी आवाज का टेक्सचर अलग अलग होता है, अलग तो हो बस जाता है। अब थोड़ी भारी भरकम और जानदार हो जाती है। सर्दी में सबकी आवाज अलग लगती है, चेंज लगती है। तो चलो इसी के साथ आज हम बात करते हैं कि आज जो दिन है बुधवार का दिन, तो हम लोग व्यंजन की बात करते हैं। तो बथुए के साग से हम क्या क्या बना सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और हमारे साथियों ने बहुत सारे लिख रखे हैं, संदेश भी भेज रखे हैं। और क्योंकि आज मतलब जो सर्दियों का जो मौसम चल रहा है, इसमें सागों की बहार आ जाती है। बिल्कुल। तो आज मैंने इसको उठा लिया है, बथुए को, है ना। इसकी बात करेंगे। मीठा तो कुछ नहीं बन पाएगा फिर। जो मेरे स्कूल की उत्तम शिक्षिका के भांति महसूस होकर दिल को छू लेती है, और नेहा जी की आवाज मेरे थके मन को प्रफुल्लित करके दिल छू लेती है। बस इतना ही लिखने का उनके पास समय था और तो आज इतना उनको ही लिख दिया है। और नेहा आज उनको थोड़ी सी आवाज हमारी बिल्कुल अलग लगेगी, है ना। कि लगता है इनको सर्दी हुई है ना। आज उनको दूसरी शिक्षिका की जैसे आवाज लगेगी, क्योंकि सबकी आवाज का टेक्सचर अलग अलग होता है, अलग तो हो बस जाता है। अब थोड़ी भारी भरकम और जानदार हो जाती है। सर्दी में सबकी आवाज अलग लगती है, चेंज लगती है। तो चलो इसी के साथ आज हम बात करते हैं कि आज जो दिन है बुधवार का दिन, तो हम लोग व्यंजन की बात करते हैं। तो बथुए के साग से हम क्या क्या बना सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और हमारे साथियों ने बहुत सारे लिख रखे हैं, संदेश भी भेज रखे हैं। और क्योंकि आज मतलब जो सर्दियों का जो मौसम चल रहा है, इसमें सागों की बहार आ जाती है। बिल्कुल। तो आज मैंने इसको उठा लिया है, बथुए को, है ना। इसकी बात करेंगे। मीठा तो कुछ नहीं बन पाएगा फिर, बथुआ उठा लिया गया जो तो। बना भी देंगे ना नेहा मीठा, तो कोई खा नहीं पाएगा, कि है ना। लेकिन शादी में जब हम खाने वाने जाते हैं पार्टियों में, तो शादियों में व्यवहार देने का चलन बढ़ता जा रहा है। इस विषय पर भी बात होने वाली है। और ये व्यवहार क्या है, ये आप हमें बताएंगी? बिल्कुल बताएंगे। क्योंकि जो व्यवहार होता है, एक तो होता है कि जब हम लिफाफे में रखकर एक दूसरे को पैसे देते हैं, वो व्यवहार है। इसके साथ व्यवहार में बहुत सारी बातें भी आती हैं और उपहार वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और हमारे साथी हैं, वो अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं कि उन्होंने जब किसी को व्यवहार दिया तो क्या सही व्यक्ति को व्यवहार गया या नहीं गया, या मिसिंग हो गया। कभी कभी ये चीज भी आती है, और कभी कभी हादसा भी हो जाता है व्यवहार
इकट्ठा करते समय भी चीजें मिसप्लेस हो जाती हैं, इधर उधर जाती हैं। और आज हम याद करने वाले हैं जरा याद करो कुर्बानी शीर्षक के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन जी को, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में बिल्कुल अपनी अग्रणी भूमिका में रहे, और उनके बारे में पूरी जानकारी तो होगी। साथ ही आज मानवाधिकार दिवस, इसके साथ व्यवहार में बहुत सारी बातें भी आते हैं और उपहार वगैरह भी इसमें आ जाते हैं, तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और हमारे साथी हैं वो अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं कि उन्होंने जब किसी को व्यवहार दिया तो क्या सही व्यक्ति को व्यवहार गया या नहीं गया, या मिसिंग हो गया। कभी कभी ये चीज भी आती है और कभी कभी हादसा भी हो जाता है, व्यवहार इकट्ठा करते समय भी चीजें मिसप्लेस हो जाती हैं, इधर उधर जाती हैं। और आज हम याद करने वाले हैं जरा याद करो कुर्बानी शीर्षक के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन जी को, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में बिल्कुल अपनी अग्रणी भूमिका में रहे, और उनके बारे में पूरी जानकारी तो होगी। साथ ही आज मानवाधिकार दिवस की भी बात होगी, लेकिन उससे पहले गीत। तो मंजरी जी, दिल भले बस में हो या ना हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल लोगों के बस में होती हैं। बिल्कुल बस में होती हैं। तुम बात करने वाली हो मानवाधिकार दिवस के बारे में, तो बताओ। तो मानवाधिकार के बारे में हम ये बता सकते हैं कि मानवाधिकार जो है वो एक ऐसे मूलभूत अधिकार या स्वतंत्रता है जिनका संरक्षण हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, और ये अधिकार हमें जन्म से मिलते हैं, और इसको कोई भी व्यक्ति, सरकार या संस्था हमसे छीन नहीं सकती है। मानवाधिकार हमें सम्मान से जीने का हक देते हैं, और इन अधिकारों के महत्व को समझाने और विश्व भर में इनके संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करने के लिए ही हर वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल नेहा, और 10 दिसंबर का ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तारीख को 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था, और ये विश्व इतिहास का पहला ऐसा दस्तावेज था जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान है, और उन्हें सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। UDHR यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को आज भी मानवाधिकारों का आधार माना जाता है, और लगभग सभी देशों ने इसके सिद्धांतों को स्वीकार भी किया है। बिल्कुल, क्योंकि मानवाधिकार दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर के लोगों को ये संदेश देना कि हम सभी को अपने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। और मानवाधिकार केवल जीवित रहने का अधिकार ही नहीं देते, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षित जीवन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, समानता और सम्मान जैसी कई महत्वपूर्ण अधिकारों की भी गारंटी देते हैं। और जब लोग अपने अधिकारों को जानते हैं तभी वे अन्याय, शोषण और भेदभाव का विरोध कर पाते हैं। आज भी दुनिया के कई देशों में लोग जाति, धर्म, रंग, भाषा, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का सामना करते हैं। कहीं शिक्षा का अधिकार छीना जाता है तो कहीं महिलाओं को बराबरी का स्थान नहीं मिलता। कई जगह बच्चों से श्रम करवाया जाता है और कई बार लोगों की स्वतंत्रता भी छीन ली जाती है। मानवाधिकार दिवस का उद्देश्य नेहा ऐसे अन्यायों को रोकना है और सुरक्षित करना है, और समाज में उनका समान उसको बनाना है, समाज के अनुसार उन्हें बनाना है। और इस दिन विभिन्न स्कूल, कॉलेज, संस्थाओं और सरकारी विभाग में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। रैलियां होती हैं, सेमिनार, वाद विवाद, पोस्टर प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को मानवाधिकार के महत्व के बारे में बताया जाता है। सोशल मीडिया, टीवी और रेडियो के माध्यम से भी वैश्विक स्तर पर संदेश फैलाए जाते हैं। इसके अलावा कई संगठन गरीब, पीड़ित और जरूरतमंदों लोगों की सहायता करके इस दिन को विशेष बना देते हैं। और मानवाधिकार दिवस हमें ये भी याद दिलाता है कि केवल अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है। यदि हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान करेंगे तभी हमारा समाज सही मायने में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बन पाएगा। सरकारें कानून बनाकर सुरक्षा दे सकती हैं, पर असली बदलाव तभी आता है जब आम लोग इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं। और इस वर्ष इस दिवस की थीम है मानवाधिकार हमें स्वतंत्र रूप से बोलने, सम्मान के साथ जीने और बिना किसी भय के सपने देखने का अवसर देते हैं। लोगों को इन मूल्यों से पुनः जोड़कर हम जागरूकता, आत्मविश्वास और सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करना चाहते हैं। तो ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक थीम है, हम इसे मान रहे हैं। और मानवाधिकार दिवस हमें ये सीख देता है कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी देश, जाति, भाषा या धर्म का हो, सम्मान और स्वतंत्रता से जीने का हकदार वो है, और एक न्यायपूर्ण और
समान समाज का निर्माण तभी संभव है जब हम मानव अधिकारों की रक्षा करें और हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार दें। बिल्कुल। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आसपास आपके जो भी हैं तो उनको भी हर काम के प्रति उनको मौका देना चाहिए। उनका भी अधिकार, वो भी काम करना चाहते हैं तो मौका देंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। और हम नेहा किस तरफ आगे बढ़ेंगे? हमारे पास एक मौका है गीत का। तो सुन लेते हैं गीत। एक उपन्यासकार, एक कहानीकार और एक व्यंग्यकार डॉक्टर सूर्यबाला जल्दी आ रही हैं विविध भारती पर। मैंने लेखक बनना कभी नहीं चाहा था, उपन्यासकार बनना भी नहीं, कहानीकार व्यंग्यकार भी नहीं, पर पता नहीं कैसे मैं होती चली गई। इसका मतलब बीज हमारे अंदर रहते हैं और सही खाद पानी से अंकुरित होते चले जाते हैं। हमने उनसे बातचीत की उनकी कहानियों पर और उनकी लेखनी पर। कहानी में कुछ खास नहीं है, लेकिन कहानी को खास बनाती हैं मेरी संवेदनाएं, मेरी अनुभूतियां जो लोग कहते हैं और मेरे देखे हुए, मेरे महसूस किए हुए यथार्थ। आज के मेहमान बुधवार 10 दिसंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली नेहा और मंजरी के संग में, है ना। तो देखो हमारे साथियों ने संदेश लिखकर भेजा नेहा कि ये दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की घोषणा की थी। एक मानव को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, ये दिन मनुष्यों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने पर अपने अधिकारों के प्रति लेने और अपने अधिकारों के प्रति शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। प्रतिवर्ष ये दिन 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और हमारे एक और साथी लिख रहे हैं कि मानवाधिकार दिवस केवल आत्मचिंतन का मौका नहीं है, बल्कि ये व्यक्तियों और समुदायों को एक बेहतर और निष्पक्ष भविष्य बनाने के लिए सशक्त बनाने का आह्वान है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय इस दिन का उपयोग मानवाधिकारों पर लोगों की सोच बदलने और कार्रवाई के लिए प्रेरित करने हेतु करते हैं। और एक साथी लिखते हैं कि भाई ये बहुत ही अच्छा दिवस है, ये लोगों के लिए ही क्यों, क्योंकि अधिकार तो सभी चाहते हैं लेकिन कर्तव्य से बचना भी चाहते हैं, जबकि अधिकार तो कर्तव्य के लिए ही होते हैं और ऐसा होते रहने पर ही आज के दिवस की सार्थकता है। भाई देखिए, कर्तव्य करेंगे तभी तो आपको अधिकारों का पता चलेगा। तो जो काम करते हैं उनको काम करने दें और उनको बताते जाएं कि आपके ये अधिकार हैं, है ना। मतलब आप अपना जो अधिकार लेना चाहते हैं वही अधिकार जो दूसरों के भी हैं उनकी भी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। बिल्कुल। हमारे एक साथी लिख रहे हैं, मानवाधिकार हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है जो हमें सम्मान, समानता और स्वतंत्रता का हकदार बनाते हैं, चाहे हमारी जाति, भाषा, धर्म, लिंग, परिस्थितियां या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। ये अधिकार हमें गरिमा के साथ जीना सिखाते हैं। इस साल की थीम हमारी रोजमर्रा की जरूरतें ये इस बात पर जोर देती है कि मानवाधिकार कोई दूर की अवधारणा नहीं, बल्कि वास्तव में खाना, सुरक्षा, घर, शिक्षा, सम्मान और अपनी आवाज जैसी हमारी बुनियादी आवश्यकताओं से जुड़े हुए हैं। ये मानवाधिकार हमें समाज में होने वाले अन्याय, हिंसा और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो नेहा, इन संदेशों के बाद हम लोग एक गीत सुनते हैं, फिर हम अगले विषय पर चलते हैं। बिल्कुल। और अगले विषय में हम बात करने वाले हैं उनकी जिन्होंने मानवाधिकारों के लिए, या कहते हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने में हमारी मदद की। बिल्कुल, हम बात करने वाले हैं नेहा स्वतंत्रता सेनानी सूर्यसेन के बारे में। सूर्यसेन का जन्म 22 मार्च 1894 को वर्तमान बांग्लादेश के चटगांव जिले के नोआपाड़ा में हुआ था। आपके पिता शिक्षक थे और 1916 में स्नातक छात्र के रूप में उन्होंने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में सुना और तुरंत क्रांतिकारी विचारों की ओर सूर्यसेन जो थे वो उसकी ओर आकर्षित होते चले गए। बिल्कुल। स्वतंत्रता सेनानी सूर्यसेन बंगाल के क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति में शामिल हो गए और 1918 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और चटगांव में गणित के शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने युवाओं को हथियार और बम बनाने का प्रशिक्षण दिया और उन्हें तैयार किया। उन्होंने सरकार पर हमला करके हथियार और गोला बारूद छीनने, शेष भारत से संचार काट देने और चटगांव को अलग थलग करने की साजिश रची। इस घटना को चटगांव शस्त्रागार छापा के नाम से जाना गया। और इस योजना में सेन के सहयोगी गणेश घोष साथी जो थे, लोकनाथ बल, अनंत सिंह और अन्य साथी थे। योजना 18 अप्रैल 1930 को अमल में लाई गई। सेन ने अपने साथियों के साथ चटगांव में पुलिस शस्त्रागार पर धावा बोला और एक अन्य समूह के सहायक बलों के शस्त्रागार पर धावा
जवाब बोला। क्रांतिकारियों ने हथियार तो जब्त कर लिए, लेकिन गोला बारूद नहीं मिला। हालांकि वे टेलीफोन, टेलीग्राफ और रेलवे लाइन काटने में कामयाब रहे। सेन ने पुलिस शस्त्रागार परिसर में भारतीय ध्वज फहराया और एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा भी कर दी। और छापे के बाद वो जलालाबाद पहाड़ियों की ओर भाग गए। 22 अप्रैल को सरकारी बलों ने पहाड़ियों में क्रांतिकारियों के साथ गोलाबारी की। 12 क्रांतिकारी मारे गए, जबकि सेन सहित अन्य भाग निकले। इस लड़ाई में सरकारी सैनिकों के लगभग 80 सैनिक भी मारे गए। और अंग्रेजों की गिरफ्त से बचने के लिए सेन कई जगहों पर वेश बदलकर छिपे रहे। हालांकि नेत्रसेन नाम के एक व्यक्ति ने, जिनके घर वे छिपे हुए थे, उन्हें धोखा दे दिया और फरवरी 1933 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। और बाद में इस विश्वासघात का बदला लेने के लिए अन्य क्रांतिकारियों ने नेत्रसेन की हत्या कर दी। 12 जनवरी 1934 को फांसी दिए जाने से पहले सूर्यसेन को पुलिस द्वारा क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया गया, जब उनकी आयु 39 वर्ष थी। सेन के साथ तारकेश्वर दस्तीदार, जिन्होंने सेन को जेल से छुड़ाने की कोशिश की थी, उन्हें भी अधिकारियों ने फांसी पर लटका दिया। भारत और बांग्लादेश की सरकारों ने महान शहीद के सम्मान में डाक टिकट जारी किए हैं। और ये हमारे एक साथी लिखते हैं कि सूर्यसेन, जिन्हें प्यार से मास्टर दा कहा जाता था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान और प्रभावशाली क्रांतिकारी आप थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की और 1930 के चटगांव शस्त्रागार छापे का सफल नेतृत्व भी उन्होंने किया। वही हमारे एक और साथी लिखते हैं, चटगांव विद्रोह के बाद सूर्यसेन और उनके साथी पहाड़ों में छिप गए और छापामार युद्ध जारी रखा। एक मुखबिर की सूचना पर उन्हें 16 फरवरी 1933 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अमानवीय यातनाएं दी गईं और अंततः 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दी गई। सूर्यसेन को ब्रिटिश भारत के अग्रणी क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। ढाका विश्वविद्यालय और चटगांव विश्वविद्यालय में आवासीय भवनों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। कोलकाता में एक मेट्रो स्टेशन और एक सड़क भी उनके नाम पर है, जो भारत और बांग्लादेश दोनों में उनके सम्मान को दर्शाता है। तो नेहा, ऐसे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनकी वीर गाथा हमेशा हम लोगों को प्रेरित करती रहेगी। क्रम में एक अंतराल। कार्यक्रम में एक अंतराल। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में मिलने आ रहे हैं एक ऐसे फनकार जिन्हें पदार्पण में ही प्राप्त हुआ राष्ट्रीय पुरस्कार। शायद उस वक्त उस तरह की एनर्जी लग गई उस सिनेमा को, लोगों ने उसकी संवेदनशीलता देखी और उसका इनोसेंस बड़ा भावुक कर गया लोगों को, तो इसलिए शायद जूरी को लगा होगा कि मैं उस पुरस्कार के पात्र हूँ। अपने शुरुआती सफर में ही दो राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले मराठी फिल्मों के प्रतिभाशाली युवा लेखक और निर्देशक सुजय ढाके से एक मुलाकात। शाह नाम का उपन्यास लेके मैं फिलीपींस गया और जो कुछ भी मैं सीख रहा था वो मैं सब कुछ इस उपन्यास को अप्लाई कर रहा था। तो बाय द टाइम मेरी पढ़ाई खत्म हुई, मेरा इस उपन्यास पे काफी पढ़ाई हो चुकी थी। तो जब मैं भारत वापस आया तब मैंने ठान ली कि यही मेरी पहली पिक्चर होगी। सुनना न भूलिए, इनसे मिलिए गुरुवार 11 दिसंबर शाम 7:45 पर। तो नेहा देखो भाई, शादी में व्यवहार देने तभी चलेंगे ना जब पहले कुछ पूड़ी सब्जी वगैरह बना ले, तब चले। सखी सहेली में यार व्यंजन ना बना, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। और दोनों मिल गए तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। तो हमारे साथियों ने देखो पहले बनाने की विधियां बहुत सारी लिख दी, तो हम पहले उन्हीं को पढ़ लेते हैं ना। बिल्कुल। तो हमारे साथी लिखते हैं, बथुए का साग। गुणकारी बथुआ सर्दियों के मौसम में बहुत ही फायदेमंद है। पाचन सुधारने, कब्ज दूर करने, एनीमिया रोकने, इम्यूनिटी बढ़ाने, लिवर और हड्डियों को मजबूती के लिए बथुआ साग बहुत ही कारगर है। सर्दियों में इसका सेवन हमें जरूर करना चाहिए। बथुआ से आप साग, पराठा, पूड़ी, भाजी, सब्जी सब कुछ बना सकते हैं। आप चाहें तो बथुए की चटनी भी बना सकते हैं। तो इसके लिए सामग्री है चटनी के लिए कि बथुआ का साग 250 ग्राम साफ करके अच्छे से धो ले, और हरा मिर्च आप 2 से 3 ले सकते हैं, हरे टमाटर छोटे 2-3, नमक स्वाद के अनुसार, और लहसुन की कली 4 या 5, और चीनी आधा चम्मच। और सबसे पहले आप साग को डंठल से अलग करके पत्ती को अलग रखें, साफ पानी से धोकर रखें, और सील या मिक्सी में इसको हरी
मिर्च, लहसुन और कटे टमाटर को डाल करके दरदरा या महीन पीस लें और एक बाउल इसको मिक्सर में से निकाल लें, मतलब बाउल में आप उसको निकाल लें और नमक मिलाएं आखिर में और उसके बाद उसमें चीनी मिलाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। तो इस तरह से आपकी ये स्वादिष्ट बथुए की चटनी तैयार हो जाएगी। और हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि बथुआ बहुत ही गुणकारी भाजी है, इसे आप दाल में, सब्जी में और दही में डालकर रायता भी बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने रेसिपी भेजी बथुआ के पराठे की। इसके लिए चाहिए 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी उबला हुआ बथुआ, नमक मिर्च स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी अजवाइन और चाट मसाला, ये सब डालकर आटा गूंथ लेना है। फिर गर्मा गर्म पराठा सेंके और चटनी और दही के साथ इसको खाएं। और हमारी एक सखी सहेली लिखती है कि सखी सहेली के सभी विषय बहुत बढ़िया है। बथुए के साग से बनाए व्यंजन अभी अभी बाजरे की रोटी के साथ बथुए की कड़ी खाई है, वाह क्या बात है। इन दोनों को हरा हरा ताज़ा बथुआ इन दिनों मतलब हरा हरा ताज़ा बथुआ खूब आ रहा है, अतः कभी हम पराठे बनाते हैं तो कभी रायता भी बना लेते हैं। और हमारे और साथी ने लिखा है कि भाई उन्होंने बथुए का साग खाया तो ज़्यादा खाने से नुकसान हो ही जाता है, पेट आपका ऊपर नीचे करने लगता है। तो कोई भी चीज़ है, साग जैसी कोई भी चीज़ है, एक सीमा में खाएं। सीजन है इसलिए आप थोड़ा थोड़ा खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन सीजन है तो खाएं जरूर, लगातार ना खाकर 2-3 दिन बाद खाएं तो आप सही भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, है ना। और हमारे एक साथी ने बथुआ भुजिया यानी कि बथुए का साग की रेसिपी भेजी है। इसके लिए 500 ग्राम बथुआ चाहिए, लहसुन 4-5 कलियां चाहिए बारीक कटी हुई, हरी मिर्च 2-3 चाहिए बारीक कटी हुई, सरसों का तेल 2-3 बड़े चम्मच, जीरा या राई 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। अब बनाए कैसे? तो बथुए को अच्छी तरह साफ करके धो लें और बारीक काट लें। इसे थोड़ी देर के लिए पानी निकलने दें। एक कढ़ाई में तेल गरम करें, उसमें जीरा राई का तड़का लगाएं, फिर कटी हुई लहसुन और हरी मिर्च डालकर हल्का भूनें। अब इसमें कटा हुआ बथुआ डालें। बथुआ भी पानी छोड़ता है इसलिए इसे ढककर धीमी आंच पर 5-10 मिनट तक पकाएं। ढक्कन हटा दें और पानी सूखने तक तेज आंच पर भूनें। हल्दी न डालें, इससे साग का हरा रंग कम हो सकता है। जब पानी पूरी तरह सूख जाए तो स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च पाउडर मिलाएं। अच्छी तरह मिलाएं और 1-2 मिनट तक पकाकर गैस बंद कर दें। ये एक सूखी सब्जी है जिसे बनाना बहुत आसान है और चावल और रोटी के साथ खाने पर बहुत अच्छी लगती है। और बथुए की आप पकौड़ी भी बना सकते हैं। बथुआ अच्छे से काट लीजिए महीन में, फिर बेसन में आप सारी चीजें मिला के मसाले, नमक है, हल्दी है, मिर्चा है, लाल मिर्च है और हरी मिर्च, धनिया, अदरक डाल करके आप गाढ़े पेस्ट में बथुए की आप पकौड़ियाँ बना लीजिए। अब जैसे कढ़ी बनाते हैं तो आप कढ़ी का जो रसा तैयार करते हैं ना दही को छौंक करके, तो वो छौंका तैयार कर लीजिए, उसमें आप पकौड़ी डाल दीजिए तो आपकी बथुए की कढ़ी तैयार हो जाएगी। तो यानी पकौड़ी के साथ साथ आप उसका भी आनंद ले सकते हैं और हम आनंद दे सकते हैं गीत का। बिल्कुल, है ना। और हमारे लेकिन एक साथी क्या कह रहे हैं, शिकायत भी आ गई बथुए के साथ साथ। कह रहे हैं बथुआ सर्दियों का राजा है और खाया भी जाता है। साग के रूप में उबालकर खाते हैं, दाल में भी डालकर खाते हैं, लेकिन साफ सफाई करने और काटने में बहुत श्रम है, यही कोई करना नहीं चाहते। फिर नई पीढ़ी तो साग में वैसे भी नाक बहुत सिकुड़ती है। अब ऐसे में देखें आज बथुआ से क्या क्या बनता है। तो हम तो कहेंगे आप ये कार्यक्रम सुनते सुनते बथुआ साग साफ कर लें और हम आपको के साग के लिए ऐसा हम गा सकते हैं। अगर हम अलग अलग रेसिपी बनाने लगे बथुए की तो हमें भी ऐसा लगना कि आप हमें अच्छा लगने लगे। मुझे लगा तुम क्या कहने जा रही हो। भाई देखो वो तो तुमने बथुए को बथुआ मतलब खुशी के मारे खेतों में झूम गया होगा, उसने ये सुन लिया होगा नया। तो चलो हम बात करते हैं शादी में व्यवहार देने का बढ़ता जो चलन हो गया है उसके बारे में। क्योंकि पहले के समय में देखा जाए तो हम लोग कम पैसों में भी काम चल जाता था। व्यवहार होता था, चाहे वो कोई 5 रुपए दे, कोई 10 रुपए दे या 21, 11, 101 तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, लेकिन उसी में व्यवहार इंक्लूड हो जाता था। और लेकिन आज के समय में शादियों का जो है ना वो रंग रूप एकदम बदल चुका है। पहले जहाँ विवाह एक सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा माना जाता था, वही अब इसमें क्या हो गया, दिखावा शामिल हो गया। खर्च और परंपरा के नाम पर बनने वाले कई नई प्रथाएं जुड़ गई है और इन्हीं में से एक है शादी में व्यवहार देने का बढ़ता चलन। यानी भाई अब व्यवहार है क्या, क्योंकि तो बदलता जा रहा है नित्य प्रतिदिन, इसमें भी प्रतियोगिता होती जा रही है। हाँ, है ना, कौन क्या देता है, कौन ज्यादा देता है। तो व्यवहार का मतलब अगर हम समझें तो रिश्तेदारों, पड़ोसियों और परिचितों को जो उपहार देते हैं वो
या लिफाफा, वस्त्र, बर्तन, मिठाई या अन्य वस्तुएं जो देते हैं। कई बार इसके बदले में मिलने वाला जो लेन देन का व्यवहार एक तरह से हम समझ सकते हैं। पहले यह परंपरा स्नेह और सम्मान के रूप में थी, लेकिन अब ये कई जगह पर औपचारिकता, दिखावा और सामाजिक दबाव का रूप ले चुके हैं। नेहा, क्योंकि पहले इतना देना ही है, देना जरूरी है इस तरह से। जी। और पहले ये होता था नेहा, अगर पता है कि भाई हमारे जो और रिश्तेदार हैं, कोई है खास, तो उनके पास इतना नहीं है, तो लोग बोलते थे तुम बस आ जाओ, तुम्हारा शादी में आना ही बहुत बड़ी बात है, व्यवहार और लेन देन की बात मत करो। तो उनका आना और काम में हाथ बटाना ही वो सबसे बड़ा उसके लिए व्यवहार का उपहार माना जाता था। लेकिन अब तो बदल गया है। देखो, हमारे एक साथी ने अपनी पुरानी यादें ताजा करी हैं। वो लिखते हैं कि शादियों में नकद व्यवहार या लिफाफा का चलन बहुत पुराना है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले के समय की व्यवहार की राशि वर्तमान के दौर से बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अगर उसी समय से आकलन करें तो उचित हुआ करती थी। उस समय लिफाफे का चलन शुरू नहीं हुआ था। निमंत्रण या भोज कार्यक्रम के समय एक काउंटर अलग से लगाया जाता था, जो आज भी लगाया जाता है, जिसकी जवाबदेही किसी ऐसे विश्वसनीय एवं धैर्यवान व्यक्ति को सौंपी जाती है जो लगभग 4 घंटे तक उसे संभाल सके। व्यवहार की नकद राशि, लिफाफे या गिफ्ट के बगैर कोई भी कार्यक्रम अटेंड करना यानी अपने आप को शर्मिंदा करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम होते हैं, तो वे नकद व्यवहार या लिफाफा नहीं लेते। मैंने वो दौर भी देखा है जब नैनिहाल के गांव में 5 रुपए की नकद राशि शादी व्यवहार के रूप में लिखवाई जाती थी। 51 व 101 रुपए की राशि कोई रईस या गांव का प्रधान ही लिखवाता था। बिल्कुल सही बात इन्होंने करी है। और उस समय देखो कितना अच्छा था, कोई टेंशन नहीं रहता था। लेकिन आजकल तो बहुत टेंशन हो गया कि भाई फलाने के साथ जाना है, व्यवहार में उसने हमें कम दिया तो क्या हुआ, हम तो अच्छा देंगे, तो उसमें भी आपका बजट ओवर हो जाता है। बिल्कुल, कई बार हमें भी जितना हमारी अपनी एक लिमिट होता है, अपना एक बजट होता है, उससे आगे बढ़ के करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम भी जो कुछ हम सोचते हैं कि इनकी जगह पे हमें भी शामिल होना है, ये इतना दे रहे हैं तो हमें भी उतना पैसे देने हैं, तो वो कई बार ऐसा हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाता है। तो वो भी हमें सोचना जरूरी कि हमारी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार हम अपने हिसाब से दें और उसमें खुद को कमतर ना आके। बिल्कुल सही बात है। पर ये बात सामने वाले पर भी निर्भर करती है कि वो भी जो भी उसे प्रेम से दिया जा रहा है उसे उसी तरह से स्वीकार करे। और नेहा, यहाँ पर एक खास बात है, जब व्यवहार दिया जाता है तो जैसे हम लड़के वालों की तरफ से जा रहे हैं, तो आप लड़के की जो मदर है या फादर हैं या लड़के के हाथ में आप देते हैं तो व्यवहार ज्यादा अच्छा रहता है। अगर लड़के की मदर को देते हैं तो व्यवहार, उनका व्यवहार उनके ही में काउंट होगा। अगर हमने गलती से उधर दे दिया, लड़की की साइड या लड़की के साइड वालों को पकड़ा दिया, तो हमारा व्यवहार जो है वो उनके साइड चला जाएगा। तो इस तरह की भी हमने हाल में ही, क्योंकि अभी गए तो शादियां अटेंड करी, तो मैंने ये चीजें भी देखी वहां पर कि इस तरह की गड़बड़ियां भी हो रही थी। तो बाद में पता, लड़के वाले की जो मदर होती, लड़की की जो मदर होती है, उसको ये समझना मुश्किल हो जाता है कि हमारे तो फलाने ने क्या व्यवहार दी, क्योंकि वो तो लिफाफा दूसरी तरफ चला गया। तो ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो इसको इस समय भी ध्यान देते समय लिफाफा भी ध्यान रखें कि हमें किसको देना है ना। और वैसे ही लड़की वाले करते हैं तो उनका भी व्यवहार उधर काउंट होता है दूसरी तरफ। तो इन चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। और बड़ी जिम्मेदारी होती है जब कोई स्टेज के साथ में बैठा दिया जाता है व्यवहार को कलेक्ट करने के लिए, उसकी बहुत जिम्मेदारी होती है कि वो पूरा जो लिफाफा जिस बैग में, पर्स में रख रहा है, वो सही व्यक्ति तक एकदम पहुंच जाए। ये नहीं कि आप लापरवाही में कॉफी पीने लगे, आपने नीचे रख दिया, पर्स या लिफाफा गायब हो गया। कई बार ऐसे भी हादसे हमने खुद भी सुने हैं, देखे हैं। तो लगता है जिम्मेदारी बहुत है, तो व्यवहार आप अपने तथा अनुसार दें, अच्छे से दें। हम तो ये कहेंगे मंजरी जी, अगर हम स्टेज पे कहीं दिख जाएं तो हमें ही दे लिफाफा सारा, हम दोनों तरफ में से किसी को ही नहीं बताएंगे। नहीं, हमें पता नहीं, ऐसा करेगी नहीं। और हमारे साथी लिखते हैं कि शादी में व्यवहार देना, इस बात का अर्थ मेहमानों का स्वागत, सम्मान करना, उन्हें उचित सत्कार देना, खाना खिलाना और उनकी सही देखभाल करना, यहाँ तक सीमित है तो अच्छी बात है। लेकिन आजकल शादी में व्यवहार देने का बढ़ता चलन गरीब और मध्यम आय वाले माता पिता पर आर्थिक बोझ बन रहा है। फिजूल के मान पान, प्री वेड शूट्स, पूरे शादी समारोह की वीडियो शूटिंग, महंगे उपहार, मेहंदी, हल्दी, संगीत जैसे लगातार कार्यक्रम, बुफे वाला बहुस्तरीय खान पान, इन बातों पर आपस में नाराजगी, गिले शिकवे, जबरदस्ती, ये सारी बातें आम आदमियों को बेबस कर रही हैं। शादी तो दो परिवारों का पवित्र में आनंदमय मिलन कहलाती है। ऐसी बातों से उसमें कटुता नहीं आनी चाहिए। आपसी सामंजस्य रखकर प्यार भरा व्यवहार
शादी में निश्चित ही मधुरता ले आता है। तो ऐसे सामाजिक भान सभी को रखना चाहिए, है ना? बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि ये बात तो सही कि हम किसी आमंत्रण पर उनके घर जाते हैं, शादी विवाह जन्मदिन आदि में तो कुछ ना कुछ देना तो बनता ही है आशीर्वाद के रूप में। अच्छा है हम उसे किसी बड़ी वस्तु देने की अपेक्षा रुपए ही दें ताकि उनके कुछ काम आ सके, क्योंकि आजकल सभी के घरों में सभी के पास बहुत कुछ होता है। हाँ, देखा जाए नेहा तो सही बात है, कई बार हम डिनर सेट दे देते हैं, आजकल इलेक्ट्रिक केटल चली है वो पकड़ा दी, या घड़ियां या मूर्तियां, भगवान की मूर्ति दे देते हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो फिर वो उनके काम तो आती नहीं, वो किसी ना किसी को वापस देते रहते हैं। तो लिफाफा देना तो सबसे अच्छा है कि आपने पैसे दिए और उनके काम आ गए। एक ही तरह की बहुत सी चीजें इकट्ठा जब हो जाती हैं तो उनके भी किसी काम की नहीं होती है। नहीं। और आपने जो दिया आपका भी पैसा तो चला ही गया, उसके बजाय अगर आप पैसा दें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेल वगैरह में वो जो बड़ी चीजें हैं वो कम दाम में मिल जाती है, लेकिन अगर आप उतना ही पैसा लिफाफे में देते हैं तो कम लगता है। तो इस वजह से लोग बड़े बड़े कार्टन में सामान लेकर जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बड़ा सा कुछ इन्होंने गिफ्ट किया है, ऐसा सही बात है। तो ये सारी बातें तो हो रही है, लेकिन एक बारात वारात वाला गाना नहीं सुनेंगे तो शादी ब्याह की बातें कैसे? बिल्कुल मजे लेते हैं फिर उस गीत का। शादी में व्यवहार की बात कर रहे हैं तो मुझे एक बड़ा मजेदार किस्सा याद आ गया। एक रिसेप्शन था, तो रिसेप्शन में एक लिफाफा जब बाद में सब मिल गए तो उनके मित्र ने कहा, जिनका रिसेप्शन था, उनके दोस्त ने कहा था कि भैया मैं तो तुम्हें ऐसा लिफाफा दूंगा तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। अच्छा। तो जब उनका नाम आया, जब उन्होंने कहा था उस पर मतलब तुम देख लेना तुम्हें मजा आएगा। सारे लिफाफे खोले गए, लास्ट में जब एक बचा उसको खोला तो उसमें ऊपर कोई नाम नहीं लिखा था किसी का, तो भाई किसका है कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जब खोला गया तो उसमें उस जमाने में करीब बात होगी ये 87 के आसपास की बात है, तो उसमें 5 रुपए निकले लिफाफे में। तो वो लोग बहुत जिनको मिला था, लड़का था जो, वो बड़ा अपना कहने लगा कि यार ये पता नहीं कौन है जी, 5 रुपए का लिफाफा दिया ये वो। फिर उसको अगले दिन याद आया कि हमारा एक फ्रेंड था, उसने कहा था तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। तो जब अगले विजिट में वो मिले तो अपने दोस्त के अच्छे से उन्होंने वो करी, खिंचाई करी कि तुमने 5 रुपए दे, बोले ये जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। तो ऐसे भी व्यवहार जो हैं मजेदार किस्से होते हैं, याद रह जाते हैं। तो अब हमारे साथी देखो क्या लिखते हैं कि शादी में व्यवहार देने का बढ़ता चलन, जिसे आमतौर पर गिफ्ट, उपहार या शगुन कहा जाता है, मुख्य रूप से आर्थिक लेन देन और सामाजिक प्रदर्शन का प्रतीक बन गया है, जहां लोग मेहमानों को दी जाने वाली राशि लिफाफे में घर के सामान और महंगे उपहारों के माध्यम से अपनी सामाजिक स्थिति और रिश्तेदारी का प्रदर्शन करते हैं, जिससे ये विवाह संस्कार का एक अनिवार्य लेकिन अक्सर खर्चीला हिस्सा बन गया है, जिसमें पारंपरिक रिश्तों की अहमियत के साथ साथ फिजूल खर्ची और दबाव भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। और हमारे साथी कह रहे हैं कि उपहार या शगुन देने की प्रथा भारतीय संस्कृति और समाज का एक अभिन्न अंग है। पारंपरिक रूप से विवाह या शगुन के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से एक सामाजिक दायित्व और नए जोड़े के लिए आशीर्वाद व समर्थन व्यक्त करने का एक तरीका है। लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज में अपनी हैसियत दिखाने के लिए बड़े लिफाफे और महंगे उपहार देते हैं। विवाह के अवसर पर दी जाने वाली भेंटें नकदी, कपड़े, बर्तन परिवार और दोस्तों के बीच प्रेम और सहयोग को दर्शाती है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं नेहा कि बदले में मिलने वाली उम्मीद यानी रिटर्न गिफ्ट, ये एक अनकही रस्म है जो कि जितना देता है उसे वापस भी उतना ही मिलना चाहिए, जिससे ये एक आर्थिक चक्र बन गया है। कई बार परिवार के बड़े बुजुर्ग या समाज की अपेक्षाओं के कारण लोग अपनी क्षमता से अधिक खर्च करने के लिए मजबूर होते हैं और कम मजबूर होते हैं, इन्होंने लिखा है। और ब्रांडेड गिफ्ट आइटम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और बड़े अमाउंट का प्रचलन बढ़ा है, जो इस चलन को और भी बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही है नेहा। आजकल ये जो प्रतियोगिता हो गई ना कि उसमें इतने महंगे महंगे चीजें जो आ गई हैं मार्केट में, तो वो सब चीज सब देना चाहते हैं, तो उसमें भी ओवर बजट होता जाता है लोगों का। ये एक तरह से आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। मध्यम वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के जो परिवार हैं उन पर ज्यादा दबाव पड़ता है। बिल्कुल। संबंधों में कई बार तनाव आ जाता है कि हमने तो इतना दिया था, आपने उतना दिया नहीं। नहीं भी बोलते हैं तो मन में वो चीजें हो जाती, मन में थोड़ी सी खटास सी आ जाती है कि अरे हमने तो इतना किया था, उन्होंने तो हमारे यहाँ किया नहीं कुछ। तो ऐसी जो बैठ के वो होते हैं गप्पे होती हैं बाद में वो बड़ी मतलब रोचक हो जाती है। कई बार उसमें तनाव भी हो जाता है। तो बेटर है कि आप अपने हिसाब से ही करें जितना आपको व्यवहार देना है। ज्यादा दिखावे में पड़े मत, क्योंकि वो आपके जेब पर भारी ही पड़ेगा, है ना। और हम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों के बाद।
और चलते चलते ये बता दें, हमारे एक साथी ने किसी को शादी में रिंग गिफ्ट की थी, लेकिन हड़बड़ी में कहीं गिर गई और फिर वो बाद में मिली ही नहीं। और एक छोटी सी बात और बता देते हैं कि हमारे साथी ने लिखा है कि मालवा में बथुए को बाथल भी कहते हैं। तो इन सारी बातों के साथ बातों का बथुआ समेटते हुए हम चलते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में वक्त हो गया है विदा लेने का। तो सभी को मंजरी वर्मा और नेहा शर्मा का नमस्कार।